रात के करीब 2 बजे राजस्थान के कोटा शहर के एक छोटे से 10 बाई 10 के पीजी रूम में एक 18 साल की लड़की अपने स्टडी टेबल पर झुकी हुई है। टेबल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें रखी हैं। सन्नाटा इतना है कि दीवार की घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनी जा सकती है। वो लड़की अपने हाथ में पेन लिए एक कोरे कागज पर कुछ लिख रही है। अगर कोई उसे इस वक्त खिड़की से देखे तो लगेगा कि वो शायद कल के मॉक टेस्ट के लिए कोई फॉर्मूला याद कर रही है, लेकिन असल में वो पढ़ाई नहीं कर रही। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो लिखती है, पापा, मम्मी पापा, मैं जेई नहीं कर सकती, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। मैं सबसे खराब बेटी हूँ, सॉरी। वो पेन वहीं टेबल पर छोड़ती है और उसके बाद उसके कमरे का दरवाजा बाहर से खोला जाता है। यह किसी थ्रिल फिल्म की सीन नहीं है, यह कोटा के एक छात्र के सुसाइड नोट्स के असल शब्द हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है। हर साल करीब 12 लाख बच्चे एक कमरे में बैठकर एक ही सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या इस बार सिलेक्शन होगा? और हर साल 958 को ही हाँ मिलता है। बाकी सब अगले साल फिर वही कमरा, फिर वही किताबें चुनते हैं। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह भारत के सबसे बड़े और सबसे चुप उद्योग की नींव है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे महान यूनिवर्सिटीज दी, आज उसी देश का एजुकेशन सिस्टम एक प्रेशर कुकर क्यों बन गया है? इस सिस्टम की जड़ें समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। प्राचीन भारत में शिक्षा का मकसद ज्ञान और सत्य की खोज था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत में थॉमस मैकाले ने जिस सिस्टम की नींव रखी, उसका मकसद क्रिटिकल थिंकर पैदा करना नहीं, बल्कि अंग्रेजों के लिए क्लेरिकल काम करने वाले पुर्जे बनाना था। आज आजादी के दशकों बाद भी हमारा सिस्टम उसी फैक्ट्री मॉडल और रट्टा मारने रहा है। आज भारत का स्कूल नेटवर्क दुनिया की सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। देश में लगभग 14.9 लाख स्कूल हैं। 26.5 करोड़ स्टूडेंट इनमें आगे पढ़ते हैं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का क्या? 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने वादा किया था कि भारत शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आज भी केंद्र और राज्य सरकारों का कुल एजुकेशन बजट जीडीपी का सिर्फ 4.1% है। हमारा सिस्टम आज भी एग्जाम सेंट्रिक है। अगर आपके 95% मार्क्स आए तो आप होशियार हैं, और अगर आपके 60% आए तो समाज मान लेता है कि आप किसी काम के नहीं। जब स्कूल क्वालिटी एजुकेशन और स्किल्स नहीं दे पाते तो जन्म होता है एक पैरेलल इंडस्ट्री का, द कोचिंग इंडस्ट्री। जरा सोचिए, ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद जब हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, लेकिन हम उस एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमने वह चीज पहले नहीं पढ़ी, या फिर वह हमें पढ़ाई नहीं गई? जब क्वालिफिकेशन उतनी रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना रखा गया है, तो भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे बच्चों के? उन्हें अलग से कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका साधारण सा जवाब है, क्योंकि आधार ही मजबूत नहीं किया गया। कल्पना कीजिए, सुबह 5 बजे कोटा की एक गली में साइकिलों की एक नदी बह रही है, जहां हजारों छात्र हाथों में किताबें और आंखों में नींद लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। कोटा, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये सब अब शहर नहीं रहे, सपने बनने की फैक्ट्री बन चुके हैं, जो हर साल 2 लाख से ज्यादा छात्रों को खींचते हैं। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की कीमत आज 50,000 करोड़ रुपए है, और 2030 तक यह 1.5 लाख करोड़ के पार जा सकती है। लेकिन यह इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है? जवाब छिपा है बेरोजगारी के आंकड़ों में। भारत में हर साल करीब 5 लाख नए ग्रेजुएट बनते हैं, लेकिन नौकरियां बनती हैं सिर्फ 28 लाख। बाकी 22 लाख कहां जाएं? वो मुड़ जाते हैं सरकारी नौकरी और कोचिंग की तरफ। 20 से 29 साल के बेरोजगार युवाओं में 67% ग्रेजुएट हैं। 2017 में यह सिर्फ 46% था। ग्रेजुएट में बेरोजगारी दर 11.2% है, देश के औसत से 3 गुना ज्यादा। यहीं से शुरू होता है बस 2 साल दे दो का चक्र। 2 साल 4 साल में बदलते हैं, 4 साल 8 साल बन जाते हैं।
एक औसत सफल यूपीएससी कैंडिडेट अपने तीसरे चौथे प्रयास में सफल होता है और कई लोग अपने सभी प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। यानी किसी भी समय 15 से 25 लाख लोग इस चक्र में फंसे रहते हैं। 2025 में 9,37,000 लोगों ने यूपीएससी फॉर्म भरा, 5,76,000 बैठे और चुने गए सिर्फ 958। सिलेक्शन रेट 0.1%। नीट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 22.76 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 12.36 लाख क्वालिफाई हुए, लेकिन एमबीबीएस सीटें सिर्फ 1.29 लाख हैं। हर सीट के लिए 18 से 20 बच्चे लड़ रहे हैं। जब इतना दबाव होता है तो सिस्टम टूटता है। 2022 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड किया। अकेले कोटा में 2023 में 28 और 2024 में 17 छात्रों ने अपनी जान दी। हालात इतने खराब हुए कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और राजस्थान सरकार को कोचिंग रेगुलेशन बिल लाना पड़ा। लेकिन जब बिल पेश हुआ तो कोचिंग मालिकों ने ही इसका विरोध किया। यहीं छिपा है असली सच। ये शिक्षा नहीं, एक बिजनेस है। जितने ज्यादा बच्चे फेल होंगे उतने ही ज्यादा अगले साल बैच ज्वाइन करेंगे। असफलता एक सिस्टम के लिए घाटा नहीं, एक रिपीट कस्टमर है। और यही हुआ इस साल 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। पेपर ऐसा बनाया गया जिसमें बच्चों का मनोबल टूट गया और उन्हें ऐसा लगा कि सेल्फ स्टडी करके हम ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए वो बच्चे किस तरफ बढ़ेंगे? वे बढ़ेंगे कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ। भारत में इस वक्त 36.5 करोड़ युवा 15 से 29 साल की उम्र के बीच हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। जब फॉर्मल जॉब मार्केट उन्हें जगह नहीं देता तो ये पूरी आबादी एक ऐसी लाइन में मुड़ जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मॉडल कागज पर बहुत अच्छा है, लेकिन बिना बजट, बिना ट्रेन टीचर और बिना जॉब्स के यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि ये ठीक कौन करेगा। हमें मार्क्स की बजाय स्किल्स पर फोकस करना होगा। अगली बार जब आप अपने बच्चे से पूछें कि आज एग्जाम में कितने मार्क्स आए तो उसकी जगह ये पूछ कर देखिए आज स्कूल में तुमने क्या नया सवाल पूछा, क्योंकि सवाल पूछने वाले ही कल की दुनिया बदलेंगे। और जब तक हमारा फॉर्मल जॉब मार्केट बड़ा नहीं होता तब तक हर साल लाखों बच्चे उसी साइकिल पर उसी सुबह 5 बजे उसी लाइब्रेरी की तरफ जाते रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है, ये उस देश की कहानी है जिसने अपने बच्चों को सपने देखना तो सिखाया, लेकिन उतने दरवाजे बनाना भूल गया।